हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन, जिसके क्रम में हमने देखा बाबर मुगल साम्राज्य का अभ्युदय, जिसमें से हमने देखा था कि बाबर 1494 से 1530 तक रहे। इसके बाद दोस्तों फिर आए उनके पुत्र हुमायूं 1530 से 1556। फिर उसके बाद हुमायूं के पुत्र अकबर आए 1556 से 1605 तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद अकबर के पुत्र जहांगीर शासन करने आए, जो कि 1605 से 1627 तक ही रहे। इसके बाद दोस्तों इसी के क्रम में फिर शाहजहां आए। दोस्तों, जहांगीर के जो है 4 पुत्र थे, उनके बीच में जो है युद्ध होते रहे और जो है जहांदार ने फिर शासन किया, जो कि 1627 से 1657 तक उन्होंने शासन किया। फिर देखिए औरंगजेब आज हम देखने वाले हैं, जिन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया। उनकी क्या शासन प्रणाली थी और जो है किस प्रकार से इन्होंने शासन किया, इसको हम देखने वाले हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है मुगल साम्राज्य का पतन और औरंगजेब की नीति, इसमें हम समझेंगे और बाकी का आपका जो है मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है हम शिवाजी और जो है मराठा का अभ्युदय देखेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो वह वीडियो देखी। बड़ी इंटरेस्टिंग हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन करके प्लेलिस्ट है, तो वहां पे आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं औरंगजेब की शासन प्रणाली। देखिए, औरंगजेब का जो शासन रहा दोस्तों 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। अब समझिए इसमें, देखिए औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट हुआ था। औरंगजेब के बचपन का समय अधिकांश नूरजहां के पास बीता। आपको पता है नूरजहां कौन थी दोस्तों? तो नूरजहां जहांगीर की जो है पत्नी थी, पास बीता। देखिए, फिर इसी के क्रम में देखिए 8 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की जो है दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह कर दिया गया। इसके आगे देखेंगे, औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे। दोस्तों देखिए, मीर मोहम्मद हाकिम इनके गुरु थे और सुन्नी धर्म को जो है औरंगजेब सुन्नी धर्म का प्रवर्तक था। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं से जो है आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनसे बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हाकिम था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। फिर देखिए, औरंगजेब झरों का दर्शन एवं देखिए नवरोज प्रथा पर रोक लगा दी थी। इसने जो है झरों का दर्शन, नवरोज प्रथा पर रोक लगा दी थी। इस्लाम स्वीकार न करने पर सिखों के 9वें गुरु, देखिए सिखों के 9वें गुरु बहादुर की हत्या करवा दी थी इसने। इनका मानना था कि इस्लाम धर्म को मानिए, अन्यथा की स्थिति में यह मार देते थे। 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। आपको पता होगा जजिया कर अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु औरंगजेब द्वारा इसको फिर से लागू कर दिया गया। इसी के क्रम में देखिए औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाए और नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना और जो है देखिए गाना बजाना, झरों का दर्शन, तुलसी दान प्रथा आदि पर रोक लगा दी थी। मतलब दोस्तों, यह जो शासक था, यह जो है ना तो दोस्तों यह शासक सबसे हटके था। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि राजाओं को शौक होता है, शासकों को शौक होता है कि जो है रानियों को नचाता है मनोरंजन के लिए और कुछ भी करता है। और जो है दोस्तों कुछ ऐसी प्रणाली के होते हैं जो शासक होते हैं कि ये कई रानियां रखते हैं, परंतु दोस्तों इस प्रकार की प्रवृत्ति इसमें एक भी नहीं थी। जो यह शासक था, इसमें इस प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति नहीं थी। स्त्रियों से इसने सिर्फ एक ही शादी की थी और स्त्रियों से ज़्यादा लगाव नहीं था। देखिए, इसको गाना बजाना पसंद नहीं था और ये जो है भांग की खेती करना और ये झरों का दर्शन, तुलसी दान प्रथा, इन सब पे इसने रोक लगा रखा था। तो दोस्तों, यह जो शासक था, इसीलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता है। और दोस्तों, यह जो है हत्या करने में सबसे आगे है। और फिर देखिए आगे, औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसने हिंदू मंदिरों को भी तोड़ने का आदेश 1699 ईस्वी में दिया था और हिंदू मंदिरों को उसने तोड़वा दिया था। इस प्रकार से दोस्तों इसका शासन रहा और इसको याद ध्यान रखिए कि जो है इसको जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के बारे में दोस्तों इतना ही है। इसने शासन किया 1607 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद दोस्तों आपका जो है मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। तो दोस्तों चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए,
मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट का तेजी से पतन होने लगा था। मुगल दरबारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था। दोस्तों, जब शक्तिशाली राजा या शासक ना हो तो दोस्तों जो है सेनापति या उसके जो भी पदाधिकारी होते हैं वह जो है सम्राट की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों षड्यंत्र होने लगते हैं और एक दूसरे के जो है गुट बनने लगते हैं। इसी प्रकार की जो है इसमें भी हमें देखने को मिला कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद दोस्तों कई शासकों ने प्रयास किया कि हम इस गद्दी पर बैठें और इसी प्रकार से जो है मतभेद चलता रहा। देखिए आपसी झगड़े और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था मुगल जो है मुगल सम्राट की कुर्सी हेतु। फिर देखिए अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल शासक था। अगर दोस्तों यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे किसी प्रकार से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि जो अगर मुगल सम्राट का जो अंतिम शासक था उस दोस्तों आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर था। जो है इसके बाद आपको हम ट्रिक भी करा देंगे मुगल काल के बाद। तो दोस्तों कौन था? बहादुर शाह जफर जो है मुगल सम्राट का साम्राज्य का अंतिम शासक था। द्वितीय देखिए इसके क्रम में देखेंगे देखिए कि साम्राज्य की कमजोरी और उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई थी जब सन 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया था। जब नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया तो सब जान गए और समझ गए कि वास्तव में अब उसमें वह जो है दमखम था वह नहीं रहा है। नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया था और दिल्ली को खुलेआम लूटा था। जब दोस्तों खुलेआम लूटेंगे तो इसका मतलब यही है कि जो है आपके जो राज्य है साम्राज्य है उसमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रही, तभी तो जो है खुलेआम उसको लूटा जा रहा था। देखिए और फिर वापस जाते वक्त वह मयूर सिंहासन से देखिए कोहिनूर का हीरा ले गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मयूर सिंहासन से कोहिनूर का जो हीरा है वह कौन ले गया था, तो दोस्तों नादिर शाह आपको उसमें बता देना है। फिर देखिए इसी के क्रम में मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो देखिए दोस्तों क्या कारण थी कि मुगल सम्राट पतन की ओर गया? तो देखिए कि औरंगजेब की धार्मिक नीति, जो उसकी धार्मिक नीति थी वह अच्छी नहीं थी दोस्तों। जो है हिंदुओं के प्रति घृणा और जो है मंदिरों को तोड़वाना और काफ़ी ऐसे जो है कर थे उसको लगवाना और बाकी के जो सिक्के थे जो है सब उसने सबसे अलग किया है। तो दोस्तों कुछ कार्य उसके ऐसे थे कि उस पर जो है व्यंग ही कर सकते हैं। फिर देखिए औरंगजेब की दक्षिण नीति और अयोग्य सम्राट, जो दोस्तों कुछ अयोग्य सम्राट भी हुई ऐसे जो है मुगल साम्राज्य में। इस प्रकार से जो है उसके मुगल साम्राज्य का पतन होता गया। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, यानी कि उनको नियम का अभाव था, वह समझ नहीं सकते थे कि कैसे हम शासन करें। साम्राज्य की विशालता, दोस्तों विशालता थी परंतु जो है शासक वह निपुण और शक्तिशाली नहीं था। मराठों का उत्थान, इसके बाद जो है मराठों का उत्थान हुआ। इस प्रकार भी बहुत जो है यह भी कारण है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। सैन्य बंधुओं का उत्थान हुआ। धार्मिक दुर्बलता और निरंकुश शासन हुआ दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ जो है राजा ही सर्वोपरि होता है। इस प्रकार से इस शासन को पतन की ओर ले गया। फिर देखिए विदेशी आक्रमण भी हुई इसी समय पे, अंग्रेजों का उत्कर्ष, यह सब दोस्तों कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के। तो इन सब कारणों को हम देखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और औरंगजेब ने शासन किया। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमने औरंगजेब को भी देख लिया। अब बाकी की जो भी आपकी इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम समझेंगे। दोस्तों इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें भी हमने जो है अच्छे से समझा के और प्ले लिस्ट में रख दिया है। तो दोस्तों चैनल पर जाके आप डीएलएड 3rd सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन करके वीडियो है तो उसको आप सभी वीडियो को देखें। दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। थैंक यू।